Hello students, welcome to Unacademy, India's largest platform for e-learning. I'm Helen Mendonza, आपका educator of English grammar and vocabulary. We are here with the subscription Let's Crack MP exam. MPPSC and व्यापम के नीचे जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका प्रिपरेशन में आपका हेल्प करने के लिए हम आपके साथ हैं. तो आप जैसे कि मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं आप बहुत सारे एजुकेटर्स के पिक्स आपको दिखाई दे रहा है. ये सब अपनी अपनी सब्जेक्ट में बहुत ही एक्सपर्ट्स हैं. जैसे राजुल श्रीवास्तव मैम है, दिनेश ठाकुर सर है, सन्मति जैन सर हैं. इन सब का हेल्प आप अपनी प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट मी, मेरा नाम हेलेन मेंडोंजा है. मैं आपको इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी पढ़ाऊंगी. मेरा 15 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. बेसिकली मैं दिल्ली को बिलोंग करती हूँ. नॉर्मली स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश से अपना प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली आते हैं. देखो अनअकैडमी दिल्ली की फैकल्टीज, दिल्ली के एजुकेटर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं. तो मैं एसएससी, बैंक पीओ, स्टेनो, सीसैट, आईएएस, कैट इन एग्जाम्स के लिए सब पढ़ा चुकी हूँ. हजारों स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ. अभी आप एमपीपीएससी का और व्यापम का स्टूडेंट्स मेरा हेल्प ले सकते हैं, मेरे एक्सपर्टाइज को यूज कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं. राइट. सो मूविंग ऑन टू व्हाट विल यू गेट. हमारी जो सब्सक्रिप्शन लेगा तो आपको क्या मिलेगा. जैसे कि आप जानते हैं आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगा. डेली लाइव क्लासेस है, जैसे यूट्यूब में अभी मेरा क्लास चल रहा है आपके लिए. स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, जो भी सिलेबस की और पैटर्न के अनुसार आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए. और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. अब एक बार आप अपना प्रिपरेशन करते वक्त आपको बहुत सारी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिल रहे हैं इधर. जैसे कि बिफोर यू गो टू द एक्चुअल एग्जाम आप बहुत सारी टेस्ट एंड क्विजेस ऑलरेडी देख चुके होंगे. और अनलिमिटेड एक्सेस है, जैसे कि लाइव क्लासेस भी है, बाद में उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपके लिए अवेलेबल है ऑन द ऐप और यूट्यूब में. ये भी आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं. तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने से यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस. तो एमपीपीएससी एंड व्यापम के सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ. उसके बाद आई विल मूव ऑन टू माय सब्जेक्ट. मेरा टॉपिक मैं आपके लिए तैयार कर लिया है, मैं उस शुरू करूंगी. तो एमपीपीएससी एंड व्यापम की सब्सक्रिप्शन शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक है. तो 1 month के लिए 1260 रुपीज़, 3 months के लिए 3050 रुपीज़ और 6 months के लिए 5040 रुपीज़. एंड लॉन्ग टर्म की बात करेगा तो 12 months के लिए 6300 एंड 24 months के लिए 1080 रुपीज़. तो अभी एक स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेते वक्त वाइसली चूज करेगा तो उसे लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, क्योंकि कम से कम आपका प्रिपरेशन में आपको पता ही आपको कितना टाइम लग जाता है. कम से कम आपको लग जाते हैं 1 साल, है ना, प्रिपरेशन में. तो लॉन्ग टर्म का जो चार्जेस है वो 6300 रुपीज़ है. एंड 24 months का भी पैकेज है, दैट इज 10,080 रुपीज़. तो ये एमपीपीएससी एंड व्यापम का सब्सक्रिप्शन है. तो एक्चुअल अमाउंट जो है वो 11,200 है, जिसमें आपको 10% ऑफ मिल रहा है. उसके लिए आप मेरे रेफरल कोड दे सकते हैं. मेरा रेफरल कोड है हेलेन. दैट इज वेरी सिंपल. मेरा फर्स्ट नाम है, फर्स्ट नेम ऑफ माय नेम, तो HELEN हेलेन जो है आप यूज कर सकते हैं. राइट. तो ये एमपीपीएससी एंड व्यापम का सब्सक्रिप्शन है. तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया. तो देखते हैं एमपी एग्जाम्स, एमपीपीएससी एंड व्यापम में क्या सिलेबस आपको कवर करना होगा. देखो तो इट्स ऑन द स्क्रीन. एक्टिव पैसिव वॉइस है, स्पेलिंग टेस्ट है, स्पॉटिंग एरर्स है, पैसेज कंप्लीशन, सब्स्टिट्यूशन, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ओके. सेंटेंस अरेंजमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा कंप्लीशन, जॉइनिंग सेंटेंसेस, आर्टिकल्स, एरर करेक्शन, वो भी अंडरलाइन पार्ट वाइज क्वेश्चन आता है, और एरर करेक्शन फ्रेज इन बोल्ड वाइज क्वेश्चन आता है. फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रपोजिशंस एंड सेंटेंस कंप्लीशन. तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में जो जो टॉपिक्स लिखा है वो ग्रामेटिक पोर्शन है, और रेड कलर में जो जो टॉपिक लिखा है वो वोकैबुलरी है. तो एग्जामिनेशन में 70% ग्रामेटिक क्वेश्चंस आता है एंड 30% वोकैबुलरी. तो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का प्रिपरेशन भी करवाएंगे बिल्कुल आपके पैटर्न के अनुसार, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के उसी पैटर्न में
प्लस आपको वोकैबुलरी का सेशन भी होगा। तो वोकैबुलरी का सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम सिनोनिम एंटोनिम मीनिंग ये डिस्कस करेंगे, वर्ड मीनिंग सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताएंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एग्जाम की सिलेबस में है। प्लस हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स, वो क्लोज टेस्ट में आएगा। जैसे इधर पैरा कंप्लीशन लिखा है, वो क्लोज टेस्ट है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चन आता है उसके लिए भी वोकैबुलरी का आपका तैयारी करवाना है। एंड प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी आता है आपके एग्जामिनेशन में, इडियम्स एंड फ्रेजेस। बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन तो आपको दिखाई दे रहा है ऑन द स्क्रीन। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, राइट। तो आज मैं जो क्लास आपके लिए लेके आ रही हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस सेशन का ये पार्ट 1 है, देयर आर मोर पार्ट्स टू कम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक बच्चा जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं वो इंग्लिश ग्रामर का 30% रूल्स तो पढ़ लिया है। तो इंग्लिश ग्रामर जो सिलेबस है उसकी 30% जो है कंप्राइज होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो बहुत ही आसान है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक बार अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ ले, इसका मतलब ये समझ लो हमारे घर बनाना है तो उसका फाउंडेशन तो आपने डाल दिया। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फाउंडेशन है, तो ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। आगे हम टेंस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आज पहला पार्ट इसका शुरू कर रही हूँ, पार्ट 1। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो अब मैंने कह दिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसमें आपने ये वर्ड पकड़ लिया होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज अ सब्जेक्ट, क्या है ये सब्जेक्ट। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इमेजिन करो, मैंने आपको एक सेंटेंस बता दिया, शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग। तो सेंटेंस किसके बारे में है, शी के बारे में। तो ये सेंटेंस किसके बारे में, नहीं तो इस सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है, वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। तो द सब्जेक्ट इज द हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। जैसे सेंटेंस में शी कौन है, सब्जेक्ट है, क्योंकि एक्शन कौन कर रहे हैं, शी कर रहे हैं। तो सेंटेंस में कौन एक्शन कर रहा है, नहीं तो सेंटेंस किसके बारे में, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कहते हैं ना, सब्जेक्ट कहते हैं। द सब्जेक्ट इज द हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। तो बाकी जो पार्ट है ना, तो शी सब्जेक्ट हो गया, तो इज सिंगिंग, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, दिस इज द प्रेडिकेट, ये हो गया हमारे प्रेडिकेट। Find the predicate tells something about the subject. तो she is singing में she subject है, is singing predicate है, she subject है, is singing predicate है। तो मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। जैसे मूवी का हीरो जो है कौन है, सब्जेक्ट। मूवी का जो स्टोरी है, हीरो क्या करते हैं, हीरो के साथ क्या होता है, ये हमारी प्रेडिकेट है। तो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट हीरो है तो स्टोरी क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है ना। तो एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। तो सेंटेंस किसके बारे में जो हम बताते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, सब्जेक्ट। अब आई होप आपको समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हीरो है जिसके बारे में हम बात करते, नहीं तो जिसमें एक्शन वो कर रहा है। एंड द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। एंड आपको एक चीज याद करना, आपको वर्ब जो है ऑलवेज किस पार्ट में अपियर होगा, प्रेडिकेट में। वर्ब आपका आएगा प्रेडिकेट में, वर्ब आएगा प्रेडिकेट में, ठीक है। तो अभी हमें पता है सब्जेक्ट कैन बी नाउन, सब्जेक्ट कैन बी प्रोनाउन, फ्रेज, ये सब हो सकता है। तो सिंपल बात करेगा तो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। आज तो मैंने बिल्कुल बेसिक्स रखा आपके लिए, तो इसका एडवांस चीजें हम आगे करेंगे। तो सब्जेक्ट में जब हम एक नाउन और प्रोनाउन की बात करते हैं, ये सब्जेक्ट क्या हो सकता है बच्चे, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्लूरल नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, सिंगुलर प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्लूरल प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट इज द हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राज इज रीडिंग अ बुक,
राज इज रीडिंग अ बुक. राज क्या कर रहा है? राज इज रीडिंग अ बुक, है ना. तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? Who is the subject here? Raj is the subject. Raj subject है, isn't it? Raj हमारे subject है. तो predicate क्या है? Is reading a book. They played cricket yesterday. Subject कौन है? They है. प्लेड क्रिकेट yesterday क्या है? प्रेडिकेट. तो राज सब्जेक्ट है. तो पहला एग्जाम्पल में एक नाउन को हमने सब्जेक्ट बनाया, सेकेंड एग्जाम्पल में हमने प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाया. तो राज इज रीडिंग ए बुक में राज सब्जेक्ट है, दे प्लेड क्रिकेट yesterday में दे सब्जेक्ट है. ठीक है, पहला एग्जाम्पल में नाउन सब्जेक्ट हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल में प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया. तो मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ. सब्जेक्ट में नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है. वो नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. ऑलराइट बच्चे, ठीक. अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गोल्डन कंसेप्ट जो आपको सबको ये याद रखना है. दिस इज द बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. क्या है ये बेसिक रूल? लेट मी टेल यू. सिंगुलर सब्जेक्ट्स नीड सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स नीड प्लूरल वर्ब्स. आपके सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब. आपकी सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप यूज करेंगे प्लूरल वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट नीड प्लूरल वर्ब. तो बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है बच्चे? यू आर गोइंग टू रिपीट आफ्टर मी. आप मेरे साथ रिपीट करोगे. सिंगुलर सब्जेक्ट्स नीड सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स नीड प्लूरल वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब. वेरी सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल. जैसे मीना इज हैप्पी, सिंगुलर है तो हमने इस यूज किया. मीना एंड टीना, अभी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर से हो गया प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया क्योंकि दो लोग हैं ना, मीना एंड टीना. तब हम कहेंगे आर हैप्पी. मीना इज हैप्पी एंड मीना एंड टीना आर हैप्पी. मीना एंड टीना आर हैप्पी. मीना प्लेज चेस एवरी डे. मीना सिंगुलर है ना, मीना प्लेज चेस एवरी डे. प्लेज इज अ सिंगुलर वर्ब. इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है. आज सारे कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं. प्लेज सिंगुलर वर्ब है और मीना सिंगुलर है तो हमने प्लेज लिखा. मीना एंड टीना प्ले चेस एवरी डे. तो प्ले जो है आपका क्या वर्ब है? प्लूरल वर्ब है. इसको आप कैसे समझेंगे? लेट मी गिव यू अ शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस. मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है. मैम नाउन में कुछ और प्लूरल आता है, वर्ब में कुछ और प्लूरल आता है, ये कैसे हम समझेंगे? देखो, इस बात को इधर बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. अभी लाइफ टाइम में आप इस चीज को भूलेंगे नहीं, ठीक है? तो लेट मी टेल यू. सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट कैसे बनता है? तो सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है मैंने आपको पहले बताया बच्चे. नाउन आ सकता है और प्रोनाउन आ सकता है ना. तो सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट हम कैसे लेते हैं? तो व्हेन वी ऐड एस और ईएस टू द सिंगुलर सब्जेक्ट वी गेट प्लूरल सब्जेक्ट. तो नॉर्मली एक्सेप्शंस होगा. नॉर्मली क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस ऐड करने से प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है. जैसे वन बॉय है, टू बॉयज है. आपने बॉय के साथ एस ऐड किया है तो आपको मिला बॉयज जो कि एक प्लूरल है. वन बस, टू बसेस, तो बस के साथ आपने ऐड किया है ईएस, है ना, तो बसेस मिला है एंड बसेस क्या है? प्लूरल है. Isn't it? तो यानी एक नाउन के साथ, जब हम नाउन के साथ एस और ईएस ऐड करेगा तो हमको मिल रहा है इधर प्लूरल. बट when we add s और es to verb, base form of verb का प्योर फॉर्म V1 पे ऐड करेगा तो we get singular verbs. V1 के साथ, वर्ब के साथ जब हम s और es ऐड करेगा तो प्लूरल नहीं बल्कि मिल रहा है सिंगुलर. ये आपको याद रखना है. नाउन के साथ s और es प्लूरल देता है, वर्ब के साथ s और es क्या देता है? सिंगुलर देता है. लेट्स सी, गो प्लूरल है तो गो सिंगुलर है. आपने es ऐड किया इसके साथ तो आपको मिल रहा है सिंगुलर. वॉक प्लूरल है तो वॉक्स क्या है? सिंगुलर है. वॉक प्लूरल है एंड वॉक्स है आपका सिंगुलर. तो मैं सिंपल एग्जाम्पल लिखती हूं, ठीक है? मीना प्लेस चेस, ठीक है? तो अभी मीना के साथ माइनस एस और मीना गर्ल लिखती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आएगा. द गर्ल प्लेस चेस.
तो इधर माइनस एस, इधर एस तो है ही नहीं, तो इधर जाके प्लस एस हो गया। अब मैं लिखती हूं द गर्ल्स प्ले चेस। तो अभी क्या हो गया, इधर प्लस एस आ गया तो आगे हो गया माइनस एस। हो गया ना शॉर्ट ट्रिक। नाउन के साथ एस ऐड हुआ तो वर्ब के साथ एस नहीं है, जब नाउन के साथ एस नहीं है तो वर्ब के साथ हो गया एस। तो द गर्ल प्लेज चेस एंड द गर्ल प्ले चेस। तो बच्चे जल्दी जल्दी आपकी बुक में ये सिंपल एग्जाम्पल नोट कर देना, एक जगह प्लस एस आ गया तो दूसरी जगह माइनस एस आ गया। इससे अच्छा इजी ट्रिक तो हो ही नहीं सकता। याद हो गया ना आपको? देखो अभी लाइफ टाइम में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स प्लूरल वर्ब। तो व्हेन वी ऐड एस और ईएस टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट, हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस ऐड करेगा तो हमें मिल रहा है प्लूरल सब्जेक्ट। बट हम वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड कर रहा है तो हमें मिल रहा है सिंगुलर वर्ब्स। ठीक है, अब एक और प्रोनाउन का एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ही है, ही सिंगुलर प्रोनाउन है तो ही गोज टू स्कूल। तो ही है तो गोज सिंगुलर आ गया ना। अब ही की जगह मैं वी लिखूंगी तो बच्चे क्या आएगा, राइट, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। तो वी के साथ आ गया प्लूरल, ही गोज टू स्कूल एंड वी गो टू स्कूल। तो ये बहुत ही सिंपल एक ट्रिक है। तो वर्ब प्लूरल है, सॉरी नाउन प्लूरल है या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। नाउन सिंगुलर है या प्रोनाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। इजी, अंडरस्टूड? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो शैल वी मूव ऑन? तो इसका अगला कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। चलो, माई सन प्लेज द पियानो, माई सन प्लेज द पियानो। तो मैं फिर वो माइनस एस वाला फंडा इधर लिखती हूँ। माइनस एस है तो इधर प्लस एस हो गया। माई सन्स प्ले द पियानो, अभी प्लूरल हो गया ना, सन्स, इधर प्लस एस आ गया तो इधर हो गया माइनस एस। माई सन्स प्ले द पियानो। तो दिस इज व्हाट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे रही हूं। सचिन प्लेस मेनी स्टॉक्स, सचिन प्लेस मेनी स्टॉक्स। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है देखो। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको। सचिन प्लेस मेनी स्टॉक्स, कुछ बच्चों को ये लगता है मैम मेनी स्टॉक्स हैं तो इसको नहीं देखना। नो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनके साथ एग्री करना। ये जो मेनी स्टॉक्स वर्ब के बाद जो आता है इसको सब्जेक्ट नहीं कहते, तो इसको क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट को आप इग्नोर कर दो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऑब्जेक्ट को कोई रोल नहीं है, ऑब्जेक्ट का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। तो सचिन सिंगुलर है तो प्लेज लगा दिया है ना, तो मेनी स्टॉक्स को आप इग्नोर कर दिया। देखो, तो इस बात को एक और बार क्लियर करते हैं। जैसे ही हैज या हैव 5 बुक्स। तो सबसे पहले अब में सबको पता है ना, हैज क्या है, सिंगुलर है, एंड हैव क्या है, प्लूरल है। ये तो सब जानते हैं, हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। ठीक है ना। तो ही हैज 5 बुक्स, तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और हैज और हैव ये हमारे क्या है, वर्ब है, एंड 5 बुक्स ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए मैंने आपको कहा, ऑब्जेक्ट को कर दीजिए आप इग्नोर। तो आपको एग्रीमेंट करना है इन दोनों के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ठीक है ना। तो ही सिंगुलर है तो आप क्या लिखेंगे, ही हैज 5 बुक्स। तो वर्ब के बाद जो भी प्लूरल वर्ड्स आ गया तो इग्नोर कर दो, उसका कोई जरूरत नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो सब्जेक्ट को देके वर्ब को फिक्स कर लीजिए। वन मोर एग्जाम्पल देते हैं। देखो, शी buys eggs daily। ठीक है। अब देखो, तो शी है आपका सब्जेक्ट, शी आपका हो गया सब्जेक्ट, बाई और बाइज हो गया आपका वर्ब। ठीक है। एग्स आपका ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इग्नोर करना है। अब वो एग हो एग्स हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। अब शी सिंगुलर है तो शी सिंगुलर है तो आपको क्या लिखना चाहिए, शी बाइज एग्स डेली, शी बाइज एग्स डेली। ठीक है। तो शी सिंगुलर है। तो जिनको नहीं पता मैं उनके लिए ये लिखती हूँ, ये आपको याद रखना है। इज एम जो है ना, तो इज एंड वॉज जो है
ऑलवेज सिंगुलर, is and was सिंगुलर, ये बी फॉर्म में आता है। एंड am जो है आपको पता है किसके साथ लगता है, I के साथ लगता है ना। एंड are एंड where ये ऑलवेज क्या है, प्लूरल है, ये ऑलवेज प्लूरल है। एंड has is always सिंगुलर एंड have is also सिंगुलर, ये भी क्या है, have भी क्या है हमारे, have भी हमारे सिंगुलर ही रहेगा, have भी हमारे सिंगुलर ही रहेंगे। ऑल राइट, तो अब क्या है, एक और चीज़ आपको याद रखना है, हैज सिंगुलर है एंड हैव प्लूरल है। एंड डू एंड डस में तो क्या याद रखना है, डू इज प्लूरल एंड डस इज सिंगुलर, डू प्लूरल है एंड डस क्या है, सिंगुलर है। डू एंड डस में डू प्लूरल है एंड डस सिंगुलर, राइट। तो माई सन्स प्ले द पियानो, माई सन्स प्ले द पियानो एंड सचिन प्लेज मेनी स्ट्रोक्स। तो आपको क्या बताया था, आपको जो है वो इग्नोर करना है, किसको इग्नोर करना है, ऑब्जेक्ट को इग्नोर करना। ऑल राइट, चलो। ही शी नेम इट, इनके साथ हैज डस इज वॉज लगते हैं। आई वी यू दे ये प्लूरल है, इनके साथ प्लूरल लगता है। आई वी यू दे के साथ प्ले लगता है। ही शी इट नेम के साथ लगता है प्लेस, ही शी इट नेम के साथ लगता है प्लेस। ऑल राइट, ठीक है। तो प्लेस इन द सेंस आपको पता है ये है सिंगुलर, प्लेस क्या है, सिंगुलर, ये है सिंगुलर। ऑल राइट, तो आई वी यू दे के साथ प्ले लगता है, ही शी इट नेम के साथ प्लेस लगता है। ऑल राइट, ओके फाइन। तो अभी आपके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया। ये रूल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट नीड प्लूरल वर्ब, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है आपसे सॉल्व हो पाएंगे, तो एक बार देखते हैं। इट्स वेरी इजी, क्या आपको सॉल्व कर पाएंगे आप? लेट्स सी। तो पहला सेंटेंस है, द आउल्स आईज मेक्स या मेक इट लुक्स वाइस। द आउल्स आईज मेक्स या मेक इट लुक वाइस। देखो मैं आपको कहती हूँ, जब आउल्स आईज कहते हैं, आउल का आई है ना, तो सब्जेक्ट जो है आउल से क्या बन जाते हैं, आईज बन जाते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो, राम इज अ फार्मर, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम, राम इज अ फार्मर। अभी इसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, राम्स सन्स। अब मुझे इस लगाना है या आर लगाना, आप मुझे बता दो क्या आएगा, इस आएगा या आर आएगा। राम इज अ फार्मर, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट राम सन्स जो है इस आएगा, आर आएगा। अभी सब्जेक्ट राम नहीं है, बल्कि क्या है, राम सन्स, राम के बच्चे। तो सब्जेक्ट सन्स हो गया ना, तो सन्स प्लूरल है, तो क्या लिखेंगे, आर farmers, Ram's sons are farmers, Ram's sons are farmers, Ram's sons are farmers। तो Ram is a farmer and Ram's sons are farmers। अभी आपको ये समझ में आ गया, तो let's just tell you this, the owl's eyes makes or make it look wise। तो द आउल्स आइज में सब्जेक्ट क्या है, आइस है ना, आइस प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, तो हमें यूज करना है प्लूरल वर्ब। तो आंसर होगा द आउल्स आइज मेक इट लुक वाइस, द आउल्स आइज मेक इट लुक वाइस। ऑलराइट, नाउ द आउल सीज और सी poorly during the day। अब सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट है आउल्स आइज नहीं, बल्कि सिंबल आउल, आउली है, तो आउली है, तो आउल जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा आप बता दीजिए। अब स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, तो यू कैन जस्ट चैट द आंसर्स। द आउल सीज या सी क्या आएगा, द आउल सीज poorly during the day, सिंगुलर है ना, तो हमें पता है सीज हमारी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है, क्योंकि V1 प्लस एस और ES हमको क्या देता है, इट गिव्स अस सिंगुलर, V1 प्लस एस और ES सिंगुलर देता है। ऑल राइट, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। द आउल्स आईज मेक इट लुक वाइज एंड द आउल सीज poorly ड्यूरिंग द डे, राइट। मजा आ रहा है ना, बहुत इजी है ना। तो ये मैंने आपको कहा, ये आपका इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन, एक बार इसको समझ लिया तो ऊपर ऊपर बहुत कॉन्सेप्ट्स हम बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो her pugnacious daughter always do something that may incur insult on her।
ये एक एरर क्वेश्चन है, समटाइम्स एरर क्वेश्चंस का भी तैयारी हमें करना होगा। तो her pugnacious daughter always do something that may incur insult on her। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हर पग्नेशियस डॉटर। तो ये सब्जेक्ट आपको पता ही है कैसे सब्जेक्ट है, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू की जगह मुझे क्या यूज करना है? टेल मी। डू की जगह मुझे यूज करना है डस, right? Her pugnacious daughter always does something that may incur insult on her. Her pugnacious daughter always does something that may incur insult on her. अभी आप मुझसे पूछेंगे मैम इधर एक वर्ड है pugnacious, इसका क्या मतलब है? तो pugnacious का मतलब हो गया लड़ाकू। जो पर्सन आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्वारलसम पर्सन है, लड़ाकू पर्सन है, उसको कहते हैं पग्नेशियस। ऐसे कुछ लोगों से आप मिले होंगे, बहुत लड़ाकू पर्सन है ना, उसे आप क्या कह सकते हैं? पग्नेशियस। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद कर लीजिए, साथ साथ इसको नोट कर लीजिए। पग्नेशियस पर्सन कौन है? लड़ाकू होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन को हम कहते हैं pugnacious। pugnacious person is an argumentative person। All right, चलो एक और क्वेश्चन है, ये भी एरर क्वेश्चन है। द कॉजेस ऑफ दिस डिसीज इज बैड डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। मैं आपके लिए क्वेश्चन एक और बार रीड करती हूँ। द कॉजेस ऑफ दिस डिसीज इज बैड डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉज नहीं बल्कि क्या है? कॉसेस है ना। तो कॉसेस सब्जेक्ट है, तो कॉसेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वही तो सब्जेक्ट है। तो हम कॉसेस के बारे में बात कर रहा है, और कॉसेस आप बता दो कैसे सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो इधर इसकी जगह आपको क्या लिखना चाहिए? आर लिखना चाहिए। तो आपको इस सेंटेंस में एक छोटा सा रूल याद रखना है। देखो, जब सेंटेंस में ऐसे लिख लिया होता, जैसे द फादर ऑफ दीज किड्स, the father of these kids, I'll rewrite the sentence here, the father of these kids is or are here। तो इसमें क्या आना चाहिए? देखो कौन आया है? किड्स आया है या फादर आया हुआ है? फादर है ना। तो फादर कैसे सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आपने ये ऑफ दीज किड्स को क्या करना है? इग्नोर करना है। तो सब्जेक्ट के साथ कई बार ऐसे फ्रेजेस ऑफ, इन वगैरह लगे होते हैं, उसको इग्नोर करना है। फादर सिंगुलर है तो आप क्या लिखेंगे? इज हियर। तो द फादर ऑफ दीज किड्स is here। The father of these kids is here। एक और एग्जाम्पल आप कहेंगे the captain of the army मार्च या मार्चेस फॉरवर्ड। तो क्या होना चाहिए? आर्मी मार्च कर रहे हैं, कैप्टन मार्च कर रहा है, कैप्टन मार्च कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है? द कैप्टन। तो आपने ऑफ द आर्मी को क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है। द कैप्टन सिंगुलर है तो आप लिखेंगे मार्चेस फॉरवर्ड। द कैप्टन ऑफ द आर्मी मार्चेस फॉरवर्ड। तो क्या है, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा बात भी आपको कहा, जैसे सब्जेक्ट के साथ देखो अब नॉर्मली ऑफ लगा के एक फ्रेज, ऑफ फ्रेज लगा हुआ है और आगे वर्ब है, तो आप इसको बेसिकली क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। ठीक है ना, और सीधा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में द कॉसेस है और ऑफ द डिसीज है, तो ऑफ द डिसीज को आपने क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है। कॉसेस के साथ आप क्या यूज करोगे? आर यूज करेंगे। तो द कॉसेस ऑफ दिस डिसीज आर बैड डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। द कॉसेस ऑफ दिस डिसीज आर बैड डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। ऑल राइट, ठीक है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पे है। द कॉजेस ऑफ दिस डिसीज आर बैड डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। वेरी गुड। तो दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है,
तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो इट्स वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो ये आपको समझ में आ गया, तो ये बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। her pugnacious daughter always do something that may incur insult on her, तो do की जगह हमने does कर दिया। The cause of this disease, इसकी जगह आपको यूज करना है our bad diet and lack of exercise, right? चलो moving on. The rhythm of the waves is or are coming. The rhythm of the waves is or are coming. तो क्या आना चाहिए? Let me know. The rhythm of the waves is or are coming. तो ये इसमें मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये रहा द रिथम ऑफ द वेव्स। इसमें वेव्स कामिंग है या रिथम कामिंग है? रिथम उसका जो रिथम है क्या वो कामिंग है या वेव्स कामिंग है? बेसिकली क्या कामिंग है? द रिथम कामिंग है। मैंने आपको ये बता दिया था ऑफ द वेव्स को क्या करना है? इग्नोर करना है। तो रिथम के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर। द रिथम ऑफ द वेव्स इज कमिंग। द रिथम ऑफ द वेव्स इज कमिंग। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। देखो, द लीडर ऑफ द क्रिमिनल्स इज और आर इन जेल। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं। द लीडर ऑफ द क्रिमिनल्स इज और आर इन जेल। तो कौन जेल में है? क्रिमिनल्स जेल में है या लीडर जेल में है? ऑब्वियसली लीडर जेल में है ना। तो द लीडर, तो आपने क्या कर दिया? ऑफ द क्रिमिनल्स को आपने क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है ना। तो द लीडर सिंगुलर है, तो आपको क्या लिखना है? द लीडर ऑफ द क्रिमिनल्स इज इन जेल। तो सिमिलरली, ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल हो गया। तो इस सिमिलरली आप इसको सॉल्व करेंगे। द रिथम ऑफ द वेव्स इज कमिंग। द रिथम ऑफ द वेव्स इज कमिंग। ऑलराइट, now next, the way of life in small villages is or are mostly quiet. वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मैं ये फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए आपको कहते हैं, आपको देता है क्योंकि एमपीपीएससी का एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन बहुत आता है। ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, तो जिसमें वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म आपको चूज करना है। तो ये आपका पैटर्न है, हम इसको एक बार फॉलो करते हैं। द वे ऑफ लाइफ इन स्मॉल विलेजेस इज और आर मोस्टली क्वाइट। देखो, एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, द वॉटर इन दीज बॉटल्स इज और आर प्योर। तो ये क्वेश्चन है, द वॉटर इन दीज बॉटल्स इज और आर प्योर। तो क्या कहते हैं? द वॉटर इन दीज बॉटल्स इज और आर प्योर में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द वॉटर। तो किसको इग्नोर करना है? इन दीज बॉटल्स को इग्नोर करना है। तो वॉटर सिंगुलर है, तो आप क्या लिखेंगे? इज प्योर। द वॉटर इज प्योर। द वॉटर इज प्योर। तो सिमिलरली, तो क्या क्वाइट है आपके क्वेश्चन में? स्मॉल विलेजेस नहीं क्वाइट है, उनका द वे ऑफ लाइफ। द वे ऑफ लाइफ, तो वे ऑफ लाइफ सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए। और इन स्मॉल विलेजेस को आपने क्या करना है? इग्नोर करना है। इन स्मॉल विलेजेस को आपने इग्नोर करना है। द वे ऑफ लाइफ इन स्मॉल विलेजेस इज मोस्टली क्वाइट। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है? आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या है, आपके सब्जेक्ट के साथ आगे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, ऑफ से शुरू होता है, नहीं तो इन से शुरू होता है, उसको आप इग्नोर कर लीजिए। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एग्रीमेंट कर लीजिए। राइट, द वे ऑफ लाइफ इन स्मॉल विलेजेस is mostly quiet. The way of life in small villages is mostly quiet. क्योंकि हम बात small villages की नहीं कर रहा है। The way of life in the small villages is mostly quiet. All right, चलो अभी आपके सामने 4 सेंटेंसेस है। एमपीपीएससी में आता है 4 सेंटेंसेस देके you have to either find the incorrect sentence और करेक्ट सेंटेंस। तो 4 सेंटेंसेस है और आपको कहा गया कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस पिक करना है। तो फाइंड द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ए बी सी डी 4 सेंटेंसेस, इसमें एक सेंटेंस करेक्ट होगा और आपको पॉइंट आउट करना है विच सेंटेंस इज करेक्ट। देखो, some decision have been made by the PM.
some decision has been made by the PM, some decisions have been made by the PM, some decisions has been made by the PM, तो which is correct. तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सम के साथ जब आप काउंटेबल नाउन देता है इट इज ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना. तो आप ये कहो, मैं क्या कहूंगी, सम बॉय कहेंगे या सम बॉयज कहेंगे, ऑब्वियसली इट इज सम बॉयज, है ना, सम बॉयज से ही है, और सम बुक्स से ही है क्योंकि बुक काउंटेबल है, तो सम बुक्स. तो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ऐप में मेरा क्लासेस है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, आपको सब समझ में आएगा, वेरी इजीली एंड इफेक्टिवली एक्सप्लेन्ड. तो सम मेन एक्सेट्रा. तो सम डिसीजन आएगा या सम डिसीशंस आएगा, आप मुझे बता सकते हैं सम डिसीजन करेक्ट है या सम डिसीशंस करेक्ट है. ऑब्वियसली डिसीजन का प्लूरल डिसीशंस है, तो सम डिसीशंस होना चाहिए. इसका मतलब सम डिसीजन लिखा है, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, अभी क्या है, सम डिसीजन लिखा है, ये भी रॉन्ग. ठीक है, अब सम डिसीशंस ये तो करेक्ट है, तो सम डिसीजन ये भी करेक्ट है, बट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए ना. हैज और हैव में प्लूरल कौन सी है, हैव प्लूरल है और हैज सिंगुलर है. तो हमारे सब्जेक्ट जो है सम डिसीशंस है, तो सम डिसीशंस ये आपका सब्जेक्ट है, और सम डिसीशंस के साथ आप यूज करोगे प्लूरल वर्ब. तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी इज योर करेक्ट आंसर, है ना बच्चे, सी आपका करेक्ट आंसर है. सम डिसीशंस हैव बीन मेड बाय द पीएम, सम डिसीशंस हैव बीन मेड बाय द पीएम. तो पीएम ने कुछ डिसीशंस लिया है, तो सम के बाद प्लूरल आ गया, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, वर्ब भी रहेगा प्लूरल. तो प्लूरल सब्जेक्ट्स नीड प्लूरल वर्ब. ठीक है, चलो, तो पहला रूल तो हमने पढ़ लिया है. क्या है पहला, मोस्ट, मैंने कहा इस सेशन में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेंगे. उसमें पहला रूल था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा. फिर आपने देख लिया है वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं और सब्जेक्ट को प्लूरल कैसे बनाते हैं, राइट, ये सब आपने देख लिया. फिर मैंने आपको कहा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसको इग्नोर कर दो, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना. फिर मैंने आपको कहा सब्जेक्ट के साथ कई बार प्रीपोजिशनल फ्रेज लगे होता है, इन दिस बॉटल, ऑफ माई विलेज, उस सबको क्या करना है, इग्नोर करना है, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट करना है. ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट. आई होप द पहला रूल आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया. क्लियरली समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी मेरा वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट, एंड यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, इफ यू लाइक इट यू कैन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकेंड रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दूसरी रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ईजी है. तो ये पहले मैं उसको सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगी, फिर इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है वो भी बता दूंगी. ठीक है, एक्सेप्शंस आर गुड, क्योंकि एक्सेप्शंस तो है स्कोरिंग पॉइंट्स होता है. एक्सेप्शन लर्न करने से ही एक स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन में स्कोर कर पाते हैं. ठीक है, तो बेसिक रूल तो सब पढ़ते हैं, तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, एग्जाम में चुन चुन के पूछा जाता है एक्सेप्शंस को, तो एक्सेप्शन को जानना बहुत ही जरूरी है. ठीक है ना. तो पहला रूल क्या है, जब हम एंड से दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, जैसे ये मेरा सब्जेक्ट 1 है, ये मेरा सब्जेक्ट 2 है, और मैंने इसको एंड से कनेक्ट किया, एंड एक कंजंक्शन है, तो ये दोनों सब्जेक्ट मिलके क्या बन गया है, प्लूरल बन गया है. एंड इसके साथ हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब. सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 मिलके प्लूरल हो गया है एंड प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल देखो, द बॉय एंड द गर्ल, ठीक है, इज और हैप्पी. आप देखो दो लोग हैं, बॉय भी है गर्ल भी है, एंड से जुड़ा, एंड का हिंदी में मतलब हो गया और, तो दोनों आ गया. द बॉय एंड द गर्ल आर हैप्पी, द बॉय एंड द गर्ल आर हैप्पी. तो रूल क्या है, यूज अ प्लूरल वर्ब विथ 2 और मोर सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड. ठीक है, जैसे हमने पहला स्लाइड में एक एग्जाम्पल देखा था, मीना प्लेस चेस.
मीना एक ही पर्सन है, बट अगला एग्जाम्पल लिखा था, आई होप आपको याद है क्या लिखा था, मीना एंड टीना। अभी दो लोग हो गया तो मैं लिखूंगी मीना एंड टीना प्ले चेस, मीना एंड टीना प्ले चेस, मीना प्लेज चेस एंड मीना एंड टीना प्ले चेस। ऑलराइट, तो जब हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं विथ टू और मोर सब्जेक्ट्स, दे आर कनेक्टेड बाय एंड। एग्जाम्पल, माई सिस्टर एंड ब्रदर लिव इन बर्लिन। तो दो लोग हैं, मेरा सिस्टर और ब्रदर दो लोग हैं, इसलिए क्या लिखा है, लिव। तो सिर्फ सिस्टर होता तो मैं लिखे माई सिस्टर लिव्स इन बर्लिन, माई सिस्टर लिव्स इन बर्लिन लिखा होता, बट इधर माई सिस्टर एंड ब्रदर दो लोग हैं तो हमने लिखा है लिव इन बर्लिन। बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट वेर सरप्राइज्ड। तो एंड की जगह बोथ एंड का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो टीचर भी स्टूडेंट भी दोनों ने, एंड का मतलब दोनों ने, तो 1 + 1 2, दो लोग हो गया है ना, तो वेर सरप्राइज्ड, वेर सरप्राइज्ड। बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट वेर सरप्राइज्ड, बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट वेर सरप्राइज्ड। राम एंड सीता आर कमिंग फॉर द वेडिंग। तो दो लोग हैं, राम भी है सीता भी है, आर कमिंग फॉर द वेडिंग, राम एंड सीता आर कमिंग फॉर द वेडिंग। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। तो दो है, गोल्ड भी है सिल्वर भी है और दोनों प्रीशियस मेटल्स हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। तो देखो पहला क्वेश्चन था, माई सिस्टर एंड ब्रदर लिव इन बर्लिन, बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट वर सरप्राइज्ड, राम एंड सीता आर कमिंग फॉर द वेडिंग, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। मैं कह रही हूँ एम्पल एग्जाम्पल्स हो गया, क्या बताया था, दो सब्जेक्ट को एंड से कनेक्ट किया तो वो दोनों आ गया, तो प्लूरल वर्ब लगेगा, इजंट इट। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, हाँ प्रोनाउन का भी ऐसा ही है, ही एंड आई वेर प्लेइंग। देखो अब मैंने ही लिखा होता, ही वॉज प्लेइंग, तो ही एक ही पर्सन है तो ही वॉज प्लेइंग आते है ना। अभी ही एंड आई हम दोनों हैं, तो ही एंड आई वेर प्लेइंग। तो देखो ही एंड आई दो लोग हो गया ना, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो क्या यूज किया है, वेर यूज किया है, ठीक है। अब देखो ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, बट मैं ये लिखूंगी ही एंड आई, अब हम दो लोग हो गया तो डज की जगह क्या लिखना है, डू आवर वर्क, डू आवर वर्क, ही एंड आई डू आवर वर्क, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ही has a car, he has a car, ठीक है। बट ही एंड आई लिखेगा तो क्या आना चाहिए, he and I have cars, मेरे पास भी कार है उसके पास भी कार है। देखो प्रोनाउन के साथ मैंने तीनों एग्जाम्पल दिया है ना, तो ही सिर्फ ही होता तो हम तीनों एग्जाम्पल्स में सिंगुलर यूज किया, जब हम ही एंड आई लिखे तो दो लोग हो गया, तो सारे एग्जाम्पल्स में हमने वर्ब को प्लूरल लग दिया, जैसे कि ही एंड आई वेर प्लेइंग। अगला है आई एंड ही आर गिल्टी, आई एंड ही आर गिल्टी, तो दो लोग हैं, आई भी है ही भी है, आर गिल्टी। व्हाट यू मीन बाय गिल्टी, हाँ दोषी, दोषी है तो हम गिल्टी वर्ड यूज करते हैं। वोकैबुलरी का सेशन तो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगी, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। यू एंड ही हैव डिस्टर्ब्ड मी, अभी दो लोग हो गया ना, यू एंड ही हैव डिस्टर्ब्ड मी, तो देखो ही हैज डिस्टर्ब्ड मी, सिंबल ही होता तो मैंने लिखा होता ही हैज डिस्टर्ब्ड मी, अब मैंने लिखा है यू एंड ही, तो दो लोग हो गया है तो हैज की जगह हम करेंगे हैव, यू एंड ही हैव डिस्टर्ब्ड मी, यू एंड ही हैव डिस्टर्ब्ड मी। तो प्रोनाउन में भी ऐसा है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर लगते हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है, बट जो दो प्रोनाउन एंड से कनेक्टेड है तो आपको लगाना है प्लूरल, दो प्रोनाउन एंड से कनेक्टेड है तो आपको प्लूरल लगाना। ऑलराइट गाइस, ठीक है। अब टाइम फॉर सम रियल टफ क्वेश्चंस, ताकि आपको कितना समझ में आएगा हम देखते हैं। तो नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड, नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड। तो इस सेंटेंस में एंड से क्या कनेक्ट किया है, नॉलेज
एंड विजडम। तो दो दो हो गया, एक नॉलेज है एक विजडम है ना। तो नॉलेज एंड विजडम, तो ये दोनों मिलके ये हो गया प्लूरल। तो प्लूरल है तो क्या मेक्स चलेगा? नो, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब देना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? नॉलेज एंड विजडम मेक एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ अश्योर्ड। नॉलेज एंड विजडम मेक एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ अश्योर्ड। वेरी गुड गाइस, ग्रेट गोइंग। आपको समझ में आ रहा है? तो ठीक है ना। तो नॉलेज एंड विजडम मेक एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ अश्योर्ड। ग्रेट। तो दो सब्जेक्ट्स है, नॉलेज भी है विजडम भी है, एंड से कनेक्टेड है, तो हम इसके साथ लगाएंगे प्लूरल वर्ब। सिर्फ नॉलेज होता तो हमने लिखा होता नॉलेज मिक्स, सिर्फ विजडम होता तो हमने लिखा होता विजडम मिक्स। अभी नॉलेज एंड विजडम है, दोनों मिला के हमें लिखना है मेक, यानी प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ऑलराइट गाइस, आपको समझ में आ गया? गुड। देखो अगला एक फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही डैश हिमसेल्फ कंटिन्यूअसली टू हिज आर्ट। No man can become a great artist unless he dash himself continuously his art। तो ही सिंगुलर है, तो आपको बताना है। बीच बीच में मैं आपका रिवीजन ले लूंगी, पिछला रूल पढ़ा है, भूलना नहीं। नया रूल आ गया तो पुराना रूल नहीं भूलना। तो बीच में भी आपको ऐसा पुराना क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपके साथ, तो बी अटेंटिव, ठीक है। तो नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही, आप मुझे बता दो ही के साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब, है ना। तो अप्लाई तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अप्लाई कैसे वर्ब है? अप्लाई इज अ प्लूरल वर्ब, अप्लाई प्लूरल वर्ब है। तो इस प्लूरल वर्ब को सिंगुलर करते वक्त हम कैसे लिखेंगे? अप्लाइज लिखते वक्त हम लिखेंगे अप्लाइज। तो अप्लाई को सिंगुलर करते वक्त अप्लाई बिकम्स अप्लाइज, अप्लाइज है ना, अप्लाइज। एंड अप्लाइज क्या है? सिंगुलर है, एंड अप्लाई क्या है? प्लूरल है। ऑलराइट, ठीक है। और भी ऑप्शंस है इधर, तो अप्लाई को निकाल दिया क्योंकि सब्जेक्ट ही है, और हैव अप्लाइड नहीं आ सकता क्योंकि हैव प्लूरल है। और अप्लाइड क्यों नहीं हो सकता, आप में कुछ लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज आपके सेंटेंस ऑलरेडी इन पास्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस है। जब एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसकी सारी पार्ट प्रेजेंट में ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि एक पार्ट प्रेजेंट में दूसरा पास्ट में जाते हैं। टेंस में हम क्लियरली इस बात को लर्न करेंगे। तो नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट, सेंटेंस प्रेजेंट टाइम के लिए यूज किया है, तो अप्लाइड नहीं हो सकता है। अप्लाइड की जगह क्या आना चाहिए? अप्लाइज। तो करेक्ट आंसर क्या है? व्हाट्स द करेक्ट आंसर हियर? अप्लाइज, अप्लाइज, ये करेक्ट आंसर है। नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाइज हिमसेल्फ कंटिन्यूअसली टू हिज आर्ट। ऑलराइट, चलो, वेरी गुड, मूविंग ऑन। अभी एक एक्सेप्शन आ रहा है, बहुत ही गंभीर एक्सेप्शन है, इस पे ध्यान देना। देखो, जैसे मैंने कहा कि द गर्ल एंड द बॉय आर टैलेंटेड, ये आपको पहले समझ में आ गया, द गर्ल एंड द बॉय। बट इफ आई हैव अ सेंटेंस नो गर्ल एंड नो बॉय, तो नो गर्ल एंड नो बॉय को इंग्लिश में ट्रीट किया जाता है टुगेदर एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो नो गर्ल एंड नो बॉय का ये मतलब हो गया नो बडी, कोई भी नहीं है। जैसे नो मैन एंड नो वुमन, नो बडी, है ना। तो तब आपको लिखना चाहिए इज टैलेंटेड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लिखोगे इज टैलेंटेड, ठीक है। द गर्ल एंड द बॉय आर टैलेंटेड लिखा था, बट नो गर्ल एंड नो बॉय, तो अभी आपको क्या लिखना चाहिए? इज टैलेंटेड। नो गर्ल एंड नो बॉय इज टैलेंटेड। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो देखो, नो मैन एंड नो वुमन, ये जो लिखा है ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आर लिखना सही रहेगा। नो, इट इज इनकरेक्ट। क्या कहते हैं? नो मैन एंड नो वुमन आर एबल टू लिव विदाउट वाटर इज इनकरेक्ट, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑलराइट, तो फिर कैसे लिखोगे? नो मैन एंड नो वुमन इज एबल टू लिव विदाउट वाटर। तो जैसे कि नो बॉय एंड नो गर्ल, नो मैन एंड नो वुमन, इन्हें सिंगुलर समझा जाता है, इनका मतलब नो बडी होता है। नो बडी वैसे सिंगुलर है, तो इनके साथ वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। आपके सामने अभी कॉपी है, तो अभी अभी आप इसको नोट कर सकते हैं।
बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूल है. क्या कहते हैं? नो मैन एंड नो वुमन, नो गर्ल एंड नो बॉय. ऐसे एग्जाम्पल में मीनिंग हो गया नोबडी. तो नोबडी मीनिंग है तो वर्ब भी सिंगुलर में आपको यूज करना है. तो आई एम गोइंग टू रीड इट वंस अगेन. नो मैन एंड नो वुमन इज एबल टू लिव विदाउट वाटर. नो मैन एंड नो वुमन इज एबल टू लिव विदाउट वाटर. देखो अब 1 घंटे में कितने सारे रूल्स पढ़ लिया. ऐसे ऐसे करके इन नो टाइम आप पूरा मास्टर बन जाएंगे इंग्लिश ग्रामर का. आई एम देयर टू हेल्प यू. ठीक है, आप कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं. आप ऐप में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. राइट, अभी दूसरा एक और एक्सेप्शन आ रहा है. क्या एक्सेप्शन है? इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू माइंड और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर. व्हाट यू मीन बाय दिस? ये क्या कह रहे हैं हम? देखो अभी इसके लिए क्या है, हमें जैसे ये जो 2 सब्जेक्ट है हम यूज करते हैं, जैसे कहा मैंने आपको सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2. अभी सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 जो है सेम पर्सन हो गया तो आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब. ठीक है, और जो सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 सेम थिंग है, एक ही थिंग है, तब भी आप क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब. ये कैसे समझ में आएंगे? हम सेम पर्सन की बात कर रहे हैं, सेम थिंग का, क्या वो अलग अलग नहीं हो सकता? उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है आपको याद करने के लिए. आपको सहारा लेना है आर्टिकल्स का. आर्टिकल्स क्या है आपको पता है? ए और एन और द, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं. आर्टिकल्स का भी एक सेशन ऐप में मैंने डाला है, यू कैन फॉलो दैट. तो आर्टिकल्स ए और एन द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, वो आप ऑलवेज याद करोगे इस रूल के लिए. तो क्या एग्जाम्पल है? देखो, इफ आई राइट द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट आर हियर. मैंने क्या लिखा है? द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट आर हियर, क्योंकि द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट, आपने ध्यान से देखा है मैंने आर्टिकल को रिपीट किया है. नॉवेलिस्ट के सामने भी द लिखा है, पोएट के सामने भी मैंने द लिखा है. इसका मतलब मैं 2 लोगों की बात कर रही हूँ, एक नॉवेलिस्ट है, दूसरा पोएट. तो जब 2 लोगों की बात कर रहे हैं तो सेम पर्सन वाला रूल तो अप्लाई नहीं होगा. इधर 2 लोग हैं तो प्लूरल वर्ब आएगा. बट अगला एग्जाम्पल भी आप देखो, द नॉवेलिस्ट एंड पोएट इज हियर. अभी आपने देख लिया द मैंने कॉमन लिखा है नॉवेलिस्ट एंड पोएट के लिए, तो इसका मतलब जो है ये दोनों सेम पर्सन है. नॉवेलिस्ट एंड पोएट एक ही बंदा है, वो नॉवल भी लिखता है, पोएम भी लिखता है. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे अटल बिहारी जी एक पॉलिटिशियन भी था, वो एक पोएट भी था, है ना. तो दोनों टाइटल उनको सूट करते हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं. तब आर्टिकल एक ही बार लगता है. आर्टिकल एक ही बार लगा, इसका मतलब पर्सन एक है और एक पर्सन के लिए सिंगुलर वर्ब लगाना है. तो देखो, इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर. द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट आर हियर, द नॉवेलिस्ट एंड पोएट इज हियर. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देती हूँ. देखो, माई पेरेंट एंड माई गार्डियन हैव कम. आप देखो, माई भी आर्टिकल एडजेक्टिव जो है, माई पेरेंट एंड माई गार्डियन, ये पॉसिबल हो सकता है कि पेरेंट आपका पापा है और गार्डियन आपका अंकल है, आपका चाचा जी है या मामा जी है जिनके साथ आप रहते हो. तो आप ये देख रहे हो, तो माई 2 बार मैंने लगाया, इसका मतलब आपका पेरेंट अलग है, गार्डियन अलग है. शायद आप इमेजिन करो, आप एमपी का पर्सन है और आप दिल्ली में आके चाचा जी के साथ रहते हैं, तो पापा तो पेरेंट हो गया या मम्मा तो पेरेंट हो गया, और चाचा जी या ताऊ जी या मामा जी कौन हो गया? गार्डियन हो गया. तो मैंने वो रिपीट करके लिखा है, इसका मतलब वो 2 अलग लोग हैं. बट मैं ये लिखती हूँ जैसे एक बच्चा अपने घर पे रह के पढ़ रहा है, उसके पापा जो है उसका गार्डियन भी है. तो माई पेरेंट एंड माई गार्डियन हैज कम. माई पेरेंट एंड माई गार्डियन हैज कम. तो पेरेंट एंड गार्डियन जो है कौन है? सेम पर्सन है. ये तो सेम पर्सन हो गया ना, माई पेरेंट एंड गार्डियन हैज.
तो सेम पर्सन, एक ही बार माई यूज किया तो सेम पर्सन है तो वर्ब एक सिंगुलर लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका हो गया सिंगुलर। तो रूल क्या है, इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर। तो आपको सहारा लेना है आर्टिकल ए और एन और द का, और माई, यूर, इन सब का इस्तेमाल आप देख लेना। ये रिपीटेडली यूज कर रहा है तो दो लोग हैं, या एक ही बार यूज किया तो वो सेम पर्सन भी हो सकता है। ऑलराइट, अभी सेम थिंग की बात करते हैं। देखो, खाने में आपको क्या अच्छा लगता है? लॉकडाउन की टाइम में सभी अपने घर में कुछ कुछ बना के, सभी आजकल शेफ हो गया, मैं भी कुछ कुछ अच्छा डिशेस बनाती हूँ। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? कुछ लोग कहते हैं हमें कढ़ी चावल बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को राजमा चावल अच्छा लगता है, कुछ लोगों को चिकन चपाती अच्छा लगता है। देखो, जब हम दो आइटम को एक आइडिया पे लेके आते हैं, जैसे मेरा सवाल था व्हाट इज योर फेवरेट डिश, आपका फेवरेट डिश, ठीक है, फेवरेट डिश एक ही है जिसके अंदर दो आइटम्स हैं, वो दोनों मिला के सिंगल आइडिया देता है। तो आप कहेंगे राजमा एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। तो राजमा एंड राइस मिला के ये क्या है? सेम थिंग है। क्या सेम थिंग हो गया? सेम थिंग है आपका फेवरेट डिश। राजमा एंड राइस आपका फेवरेट डिश है, तो राजमा एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। तो ये आपका फेवरेट डिश है विच ब्रिंग्स टू आवर माइंड एक सिंगल आइडिया। ठीक है, तो दोनों आइटम मिला के एक सिंगल आइडिया लाते हैं आपके मन में, तब भी वो सिंगुलर रहेगा। ठीक है ना? तो देखते हैं, चिकन एंड चपाती इज माय फेवरेट डिनर। चिकन एंड चपाती इज माय फेवरेट डिनर। आइसक्रीम एंड केक इज माय फेवरेट डेजर्ट। आइसक्रीम एंड केक इज माय फेवरेट डेजर्ट। मेरा फेवरेट डेजर्ट जो है एक ही है, आइसक्रीम एंड केक दोनों मिला के। तो केक के साथ जब आइसक्रीम परोसते हैं तभी तो मैं उसको फेवरेट डेजर्ट कहूंगी। ऑल राइट, तो इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर। ऑल राइट, तो गाइस मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दिया है MPPS का। मेरा रेफरल कोड भी आपके सामने है, इट इज जस्ट HELEN, हेलेन। ऑल राइट, ठीक है। अभी मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस रूल, इस रूल पे मैं मोर एंड मोर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज जस्ट गॉन। द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो यानी आपका प्रिंसिपल जो है, कॉलेज का प्रिंसिपल जो है आपका टीचर भी है, तो ये दोनों मिला के सेम पर्सन है। तो आपको कहाँ से पता चल रहा है कि ये सेम पर्सन है? क्योंकि आर्टिकल एक ही बार लगा हुआ है ना, तो हैज जस्ट गॉन। द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज जस्ट गॉन। बट अगला एग्जाम्पल देखो, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव जस्ट गॉन। ये तो दो लोग हो गया, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, ये हो गया दो लोग, प्रिंसिपल भी है टीचर भी है। तब हमने वर्ब क्या यूज किया है? प्लूरल, हैव जस्ट गॉन। A black and white cow is grazing in the field. A black and white cow is grazing in the field. अब कितने काउ है? एक ही काउ है, वो ब्लैक एंड वाइट है। तो एक काउ है, एक गाय है, उसका आधा रंग काला है, आधा रंग गोरा है, ब्लैक एंड वाइट, पार्टली ब्लैक पार्टली वाइट। बट गाय तो एक ही है। कहाँ से पता चला? आर्टिकल एक ही बार लगा हुआ है। तो अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। व्हाट यू मीन बाय ग्रेजिंग? चारा खाना है ना, चारा खाना। बट देखो, अ ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्रेसिंग इन द फील्ड। अभी कितने काउ हो गया? दो काउ हो गया ना, एक ब्लैक है एक वाइट है। अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ आर ग्रेसिंग इन द फील्ड। एक ब्लैक है और एक वाइट। तो जब आर्टिकल दो बार लगा दिया तो प्लूरल हो गया, आर्टिकल एक ही बार लगा दिया सिंगुलर हो गया। तो क्या रूल था? व्हाट एक्सेप्शन इज दिस? जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट करते हैं एंड वो दोनों सब्जेक्ट सेम पर्सन और सेम थिंग के बारे में बात कर रहा है, तो वर्ब रहेगा सिंगुलर। ऑल राइट, चल वन मोर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे, आप इस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं। ब्रेड एंड बटर इज राम्स फेवरेट सैंडविच। ब्रेड एंड बटर इज राम्स फेवरेट सैंडविच। तो ब्रेड एंड बटर ये दोनों मिला के राम का फेवरेट सैंडविच बन रहा है। तो दोनों आइटम सिंगल आइडिया आपके मन में ला रहा है।
राजमा एंड राइस इज माई फेवरेट डिश. ये एग्जाम्पल तो हमने ऑलरेडी देख लिया. राजमा एंड राइस इज माई फेवरेट डिश. द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस. ये बहुत ही खास एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में आई है. रेनिन मार्टिन की बुक में, हर बुक में एग्जाम्पल है. ये बच्चे आपको याद रखना है. तो देखो अभी आपको पता है चंद्रमा के इन्फ्लुएंस पे समुंदर का उतार चढ़ाव होता है. समुंदर आगे आता है, पीछे जाता है. तो ये एक सिंगल फिनोमिनन है, एक सिंगल इवेंट है ना. तो द एक ही बार लगा, इसका मतलब जो है राइज एंड फॉल क्या आपके मन में लाता है, सेम आइडिया आपका मन में लाता है. तो विच मीन्स ये सिंगुलर होना चाहिए. तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, इस आएगा. तो राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड is due to lunar influence. What do you mean by lunar? Lunar is related to moon. Moon से related, क्योंकि sun से related है तो हमने लिखा होता है solar. तो solar is related to sun and lunar is related to moon. Solar sun से related है और lunar जो है moon से related है. तो ये तीनों एग्जाम्पल मैं एक और बार आपके लिए पढ़ रही हूँ. ब्रेड एंड बटर इज राम्स फेवरेट सैंडविच. राजमा एंड राइस इज माई फेवरेट डिश. द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस. ओके गाइस, समझ में आ गया. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बट एक्सेप्शन है, याद रखना. चलो अब टाइम टू डू सम क्वेश्चन. अभी हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इस रूल को आप कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे. द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस एसे आर अमेजिंग. क्वेश्चन क्या है, बहुत ही छोटा सा लाइन है, ये किसी में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है. एक सेंटेंस आपकी 4 सेंटेंस में एक सेंटेंस हो सकता है एमपीपीएससी एग्जाम्स में. द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस एसे आर अमेजिंग. देखो द सम एंड सब्सटेंस में आर्टिकल एक ही बार लगा है, तो इसका मतलब ये जो है आपके मन में सिंगल आइडिया लाता है. बाय द वे, व्हाट यू मीन बाय द सम एंड सब्सटेंस? किसी चीज का जिस्ट, एसेंस, संक्षिप्त जो है उसको हम सम एंड सब्सटेंस कहते हैं. ये सिंगल आइडिया आपके मन में ला रहा है तो ऑब्वियसली ये कैसे वर्ब होना चाहिए, कैसे सब्जेक्ट होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट. तो सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब. तो आर की जगह व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? आर की जगह आप क्या यूज करने जा रहे हो इधर? लेट्स सी. तो आप आर की जगह आप यूज करेंगे इस. द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस एसे इज अमेजिंग. द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस एसे इज अमेजिंग. देखो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा सेंटेंस है, कल्ट सेंटेंस है, हर बुक में आपको मिलता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है. इन सेंटेंस को याद रखना बहुत जरूरी है. जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको लूनार की बात किया, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस. वो भी एक कल्ट सेंटेंस है, बार बार एग्जाम में आता है. और द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस एसे इज अमेजिंग, ये भी ऐसा एक सेंटेंस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. इसके ऊपर आपको खास ध्यान देना चाहिए. ठीक है, ऑल राइट. चलो और एग्जाम्पल्स आ गया. देखो, द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड. तो आपकी 4 ऑप्शंस, 4 सेंटेंस आके उसमें इनकरेक्ट चूज करने के लिए आता है. उसमें एक ऐसा सेंटेंस आ सकता है, द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड. तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, द का पोजीशन देखना है. तो पोएट एंड क्रिटिक के लिए कॉमन लगा, इसका मतलब आदमी जो है सेम है. पोएट एंड क्रिटिक जो है सेम पर्सन है. द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड की जगह आप क्या लिखोगे, हैज बीन ऑनर्ड. द पोएट एंड क्रिटिक हैज बीन ऑनर्ड, क्योंकि द कह रहा है हमारे पास एक ही आदमी. जैसे वो शोला मूवी में एक क्वेश्चन है ना, कितने लोग थे ना, कितने आदमी थे, वैसे इधर भी आदमी कितने हैं, आदमी एक है. वो पोएट भी है, क्रिटिक भी है. आदमी एक है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब. ठीक है ना. तो हैज सिंगुलर है एंड हैव प्लूरल है. ये बात हम ऑलरेडी कह चुके हैं. चिकन एंड राइस इज अ ग्रेट मील और आर अ ग्रेट मील. देखो बात हम कर रहा है अ ग्रेट मील का. तो अ ग्रेट मील, ये दोनों आइटम मिला के अ ग्रेट मील है. तो यानी इट रिप्रेजेंट सेम थिंग और इट ब्रिंग्स सेम आइडिया टू योर माइंड. आपके मन में सेम आइडिया लेके आ रहे हैं, नहीं तो सेम थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अ ग्रेट मील है. तो भले दिखता 2 आइटम है बट रिप्रेजेंट एक को कर रहा है. तो चिकन एंड राइस को हम कैसे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर. जैसे राजमा एंड राइस, कढ़ी एंड राइस, चिकन एंड rice is a great meal. Chicken and rice is a great meal. ठीक है. तो ये
पहला पर्सन वाला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा थिंग वाला एग्जाम्पल हो गया, इन्हें याद रखना है। ऑल राइट बच्चे, देखो अब मुकेश एंड मोनिका डैश ईच अदर, लाइक ईच अदर या लाइक्स ईच अदर। सबसे पहले मन में क्या आना चाहिए, लाइक जो है प्लूरल है एंड लाइक्स जो है सिंगुलर है। ये तैयार करने के बाद जाना है सब्जेक्ट। तो क्या मुकेश एंड मोनिका एक ही पर्सन है? नो, मुकेश अलग है, मोनिका अलग है। अभी डिफरेंट पर्सन है तो आपको पता है हमें देना है प्लूरल, है ना। ये पहले वाला रूल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो मुकेश एंड मोनिका लाइक ईच अदर, मुकेश एंड मोनिका लाइक ईच अदर, मुकेश एंड मोनिका लाइक ईच अदर। ऑल राइट गाइस, आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सही है ना। देखते हैं राइस एंड बीन्स। हाँ, जैसे हमारे राजमा है ना, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किडनी बीन्स। तो ये बीन्स जो है राजमा, ये पैनिक नहीं होना। तो राइस एंड बीन्स माय फेवरेट डिश। तो राइस एंड बीन्स मिला के एक ही थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे, जो कि आपका माय फेवरेट डिश। तो माय फेवरेट डिश एक ही हो सकता है, एक ही होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर, है ना। तो रिमाइंड्स मी ऑफ माय मदर, तो रिमाइंड्स मी ऑफ माय मदर, तो रिमाइंड्स आना चाहिए, रिमाइंड्स मी ऑफ माय मदर। राइस एंड बीन्स माय फेवरेट डिश रिमाइंड्स मी ऑफ माय मदर। ऑलराइट, चलो तो ये चारों क्वेश्चन, उसमें 3 क्वेश्चन एक्सेप्शन पे था, एक क्वेश्चन जो है रेगुलर क्वेश्चन था, ठीक है। The secretary and principal of the university are attending meeting at the secretariat. तो अभी आप बता दो कितने लोग हैं इधर, सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल जो है दो अलग अलग व्यक्ति या सेम पर्सन? सेम पर्सन है। कहां से पता चला? देखो द एक ही बार लगा हुआ ना, तो सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल के लिए द कॉमन एक ही बार लगा हुआ, एक ही पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो गाइस वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, है ना, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब। तो द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सिटी इज अटेंडिंग मीटिंग एट द सेक्रेटरीट। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सिटी इज अटेंडिंग। तो अभी आप में कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा, तो मैम क्या करते हैं, मैं आर्टिकल लगा के प्रिंसिपल के सामने भी द लगा के बाकी टी कर सकते हैं, आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, ए पार्ट में भी टी करते हैं। याद रखना बच्चे, एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट आपका फिक्स्ड रहेगा। सब्जेक्ट दे रखा है सिंगुलर, तो वो सिंगुलर ही रहेगा। आपको चेंज करना है वर्ब को, आप वर्ब को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट फिक्स्ड रहेगा, सब्जेक्ट को नहीं चेंज करना। अभी क्वेश्चन में सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा है, वो सिंगुलर ही रहेगा और आप वर्ब को सिंगुलर बना सकते, वैसे आप करेक्ट कर सकते। ऑल राइट, चलो जी। अभी आज का जो थर्ड रूल है, थर्ड एंड लास्ट रूल, ये हम मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। ये आपका लास्ट रूल है एंड थर्ड रूल है। तो ये जो वर्ड्स है अलोंग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, लेट्स सी। अलोंग विथ का मतलब हो गया साथ साथ, टुगेदर विथ समवन और समथिंग, हिंदी में कहेगा तो साथ साथ। जेन वेंट टू द मॉल अलोंग विथ डेविड, तो जेन डेविड के साथ मॉल चला गई, है ना, डेविड के साथ। हम अकेले मॉल नहीं जाते, किसी किसी के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं। तो जेन वेंट टू द मॉल अलोंग विथ डेविड। ऑलराइट, एज वेल एज का भी मतलब साथ साथ ही होता है, एज मच एज समवन और समथिंग एल्स। मेरी इज कमिंग टू द पार्टी एज वेल एज टॉम, तो टॉम की तरह और टॉम के साथ साथ मेरी भी आ रही है। तो एज वेल एज का भी ऑलमोस्ट मीनिंग वही है। और अगला वर्ड हो गया बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब हो गया इसके अलावा, इन एडिशन, ऑल्सो। डू यू हैव एनी शर्ट्स बिसाइड्स ब्लू? आपकी दोस्त है रोज ब्लू शर्ट्स पहनता है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे, यार ब्लू के अलावा कोई शर्ट है तुम्हारे पास? डू यू हैव एनी शर्ट्स बिसाइड्स ब्लू? ब्लू के अलावा कोई शर्ट्स है? तो अलोंग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स। तो अलोंग विथ का मतलब साथ साथ, एज वेल एज का भी मतलब के साथ साथ, बिसाइड्स का मतलब के अलावा। तो इनको मैं क्यों बताया, देखो, विथ, along with the, as well as, besides, not, together with, accompanied by, इनका क्या रूल है, देखो, if two subjects are joined by as well as, with, along with, in addition to, besides, or accompanied by, ignore these expressions, the verb agrees with the first subject.
क्या कहते हैं, दोबारा रीड करती हूँ देन एक्सप्लेन करूंगी. इफ द टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज विथ along with in addition to besides accompanied by, ignore this expression, the verb agrees with the first subject. जैसे देखो, he with his friends play या plays chess. तो ये इस सेंटेंस में देखो ही के साथ हमने यूज किया है विथ हिज फ्रेंड्स. तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में इसको काउंट नहीं करना चाहिए, इसको करना है इग्नोर. आप इसको इग्नोर करेंगे. और वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ पहले क्या लिखा है, पहले अभी ही लिखा है हमारे इस एग्जाम्पल में. ही सिंगुलर आप जानते हैं, तो ही सिंगुलर है तो आप लिखेंगे प्लेस चेस. ही विथ हिज फ्रेंड्स प्लेस चेस. तो यानी अब देखो, वी विथ आवर फैमिली लिव या लिव्स इन दिल्ली. ठीक है, वी विथ आवर फैमिली लिव या लिव्स इन दिल्ली. इसमें आपको क्या करना है, विथ आवर फैमिली को क्या करना है, इग्नोर करना है. तो वी तो प्लूरल है, तो वी के साथ क्या लगेगा, प्लूरल. वी लिव इन दिल्ली, वी विथ आवर फैमिली लिव इन दिल्ली. ठीक है ना. तो क्या कहते हैं, जब सब्जेक्ट के साथ इन एक्सप्रेशन लगा होता है, कौन कौन सी है, एज वेल एज, विथ, along with, in addition to, besides, accompanied by. इनको इग्नोर कर दो, इनके साथ जो भी लिखा है उस पार्ट को इग्नोर कर दो. सिर्फ जो पहला सब्जेक्ट है ना, पहले जो वर्ड लिखा है, वो सब्जेक्ट जो लिखा है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा दो. जैसे इस एग्जाम्पल में वी लिखा है तो मैंने प्लूरल यूज किया है. मेरे पहले एग्जाम्पल में ही लिखा था तो मैंने सिंगुलर यूज किया. तो मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू, आपके लिए और एग्जाम्पल्स लेके आ रही हूँ. द पॉलिटिशियन अलॉन्ग with the newsman is expected shortly. इसका मतलब क्या है, किसको हमने इग्नोर कर दिया, along with the newsman, इसको हमने कर दिया इग्नोर. तो politician सिंगुलर है ना, politician के साथ आएगा is expected shortly, is expected shortly. ठीक है. Now excitement as well as nervousness is the cause of her shaking. तो आपने किसको इग्नोर कर दिया इधर, as well as nervousness को आपने इग्नोर कर दिया. बच्चा है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के साथ आप क्या लगाओगे, सिंगुलर. एक्साइटमेंट इज द कॉज ऑफ अ शेकिंग, एक्साइटमेंट इज द कॉज ऑफ अ शेकिंग. सी, तो इन एक्सप्रेशन जो बीच में आता है उनको आप इग्नोर कर देंगे. राइट. देखो एक और सिंपल एग्जाम्पल, लिटिल मनोज एज वेल एज टॉम लाइक टू सिंग. क्या ये सेंटेंस सही है, इज इट अ करेक्ट सेंटेंस? स्टूडेंट्स आप मुझे बता सकते हैं, रूल आपको समझ में आ गया तो क्या बच्चे ये सेंटेंस सही है? लिटिल मनोज एज वेल एज टॉम लाइक टू सिंग. देखो तो करना क्या है, लिटिल मनोज तो सिंगुलर है और एज वेल एज टॉम को हमने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है. तो लाइक कैसे आ सकता है, क्योंकि लाइक कैसे वर्ब है, प्लूरल वर्ब है. तो विच इज रॉन्ग, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब. तो लिटिल मनोज need singular verb. Little Manoj as well as Tom likes to sing. ये हमारे सही आंसर है. Little Manoj as well as Tom Little Manoj as well as Tom like to sing. ये रहा हमारे सही आंसर, करेक्ट आंसर. ठीक है ना. तो बीच में जो as well as, along with, together with जो आता है उसको तो आप इग्नोर कर देंगे. You will ignore it. More example here. The houses with its contents was or were insured. The houses with its contents was or were insured. तो आपको क्या करना है, with its contents को क्या करेंगे आप, with its contents को करेंगे आप इग्नोर. ठीक है ना. तो houses आपका प्लूरल है, houses प्लूरल है तो आप यूज करेंगे प्लूरल वर्ब were. तो the houses with its contents were insured. इंश्योर करना आपको पता है ना, इंश्योरेंस, क्षतिपूरण करना. तो करेक्ट आंसर क्या है, were. फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है the houses with its contents were insured. Second question, the ship with its crew was or were lost.
द शिप विथ इट्स क्रू वॉज और वेर लॉस्ट। तो इसमें आपको क्या इग्नोर करना है? विथ इट्स क्रू को आप क्या करोगे? यू विल इग्नोर इट। विथ इट्स क्रू को आप इग्नोर करेंगे। अब एग्री करना है द शिप के साथ। तो द शिप सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे was lost. The ship with its crew was lost. All right, the ship with its crew was lost. Third example, in Bihar, my brother-in-law with his wife were present at the marriage. In Bihar, my brother-in-law with his wife. तो किसको इग्नोर करना है? With his wife. बीवी को इग्नोर कर दो, only in grammar part, life में नहीं. In Bihar, my brother-in-law, तो with his wife तो गया, brother-in-law singular है, तो where की जगह क्या आना चाहिए? Was. In Bihar, my brother-in-law with his wife was present at the marriage. In Bihar, my brother-in-law with his wife was present at the marriage. देखो अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन. आई along with my family dash in Delhi. रिसाइड इन दिल्ली, रिसाइड्स इन दिल्ली क्या होना चाहिए? तो बच्चे आपको याद रखना है आई के साथ ऑलवेज V1 यानी प्लूरल वर्ब लगता है. वर्ब का बेस फॉर्म और प्लूरल वर्ब सेम दिखता है, तो आई के साथ प्लूरल वर्ब लगता है. तो आई भले एक पर्सन है बट आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको प्रायोरिटी है. तो आई प्ले क्रिकेट आएगा, आई प्लेस चेस आएगा, विच इज करेक्ट? इट इज आई प्ले चेस. तो आई के साथ आपको प्लूरल वर्ब V1 लगाना पड़ता है, तो आई प्ले चेस. तो आई अलॉन्ग विथ माई फैमिली, तो भले अलॉन्ग विथ माई फैमिली को हमने इग्नोर कर दिया है, आई के साथ लगेगा प्लूरल. तो आई अलॉन्ग विथ माई फैमिली रिसाइड इन दिल्ली. आई अलॉन्ग विथ माई फैमिली रिसाइड इन दिल्ली. तो मैं आपको आंसर एक और बार देती हूँ सारे क्वेश्चन का. द हाउसेज विथ इट्स कंटेंट्स वेर इंश्योर्ड. द शिप विथ इट्स क्रू was lost. In Bihar, my brother-in-law with his wife was present at the marriage, and I, along with my family, reside in Delhi. I along with my family reside in Delhi. I hope it is clear. आपको अच्छी से समझ में आ गया. दो चार और क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि ये रूल को अपने तरोली सीख लिया. अभी इसको आगे प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं. आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप रूल्स पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस इधर ही आपको हो रहा है. बाद में जाके बुक ढूंढ के टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं. कंप्लीट प्रिपरेशन है आपका, हमारे साथ आपका हो रहा है कंप्लीट प्रिपरेशन, राइट? तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अलॉन्ग विद हिज न्यूज़ रिपोर्टर्स visit or visits India. President Trump along with his news reporters visit or visits India. तो President Trump along with his news reporters, इस पार्ट को हमने इग्नोर कर दिया. तो ट्रम्प एक ही पर्सन है, तो क्या आना चाहिए? visits India. President Trump along with news reporters visits India. All right. Mr. Suresh as well as his two sisters have or has lived in this town for 30 years. Mr. Suresh as well as his two sisters have or has lived in this town for 30 years. तो किसको इग्नोर करना है? एज वेल एज हिज टू सिस्टर्स. इस पार्ट को इग्नोर करना है अकॉर्डिंग टू हमारे रूल. तो मिस्टर सुरेश एक ही बंदा है, तो हैज़ लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 30 years. तो मिस्टर सुरेश हैज़ लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 30 years. मिस्टर सुरेश हैज़ लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 30 years. ऑल राइट. तो एक और क्वेश्चन है आपके सामने. द मेयर together with his two brothers are or is going to be indicted for accepting bribes. थोड़ा सेंटेंस डिफिकल्ट वाला है, तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना? द मेयर टुगेदर विथ हिज टू ब्रदर्स आर और इज गोइंग टू बी इंडाइटेड फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स. तो क्या इग्नोर हो जाएगा? टुगेदर विथ हिज फ्रेंड ब्रदर्स इग्नोर हो जाएगा. मेयर सिंगुलर है ना, तो मेयर के साथ आएगा इज. द मेयर is going to be indicted for accepting bribes. The mayor together with his two brothers is going to be indicted for accepting bribes. तो इसमें एक वर्ड यूज किया है indict. indict का मतलब दोषी ठहराना.
दोषारोपण करना, किसी को दोषी ठहराना या दोषारोपण करना, इट इज कॉल्ड इंडाइट, इंडाइट करना, ठीक है। एंड ब्राइब तो आप जानते हैं, ब्राइब क्या है, तो ब्राइब का मतलब है रिश्वत, ब्राइबस रिश्वत है ना, जो रिश्वत लेते हैं उसको ब्राइब कहते हैं। तो रिश्वत लेने की जुर्म में उन्हें इंडाइट, उन्हें दोषी पाया जाता है, ठीक है ना। फाइन, एक और क्वेश्चन हियर, अ हाई टैक्स नॉट टू मेंशन अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंसेस वोट्स। हाई टैक्स नॉट टू मेंशन अनएम्प्लॉयमेंट, हमने ये पढ़ा है कि नॉट आने से इस पार्ट नलिफाई हो गया, तो इसको क्या करना है, इग्नोर करना है ना, इस पार्ट को हमने इग्नोर कर दिया। तो सब्जेक्ट क्या है, हाई टैक्स। हाई टैक्स सिंगुलर या प्लूरल, हाई टैक्स सिंगुलर, सिंगुलर है तो इन्फ्लुएंस आएगा या इन्फ्लुएंसेस आएगा, बताओ। सिंगुलर में एस और एस आता है ना, पढ़ लिया ना ऑलरेडी। हाई टैक्स इन्फ्लुएंसेस वोट्स, हाई टैक्स नॉट टू मेंशन अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लुएंसेस वोट्स, हाई टैक्स नॉट टू मेंशन अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लुएंसेस वोट्स, राइट। तो फाइन, तो ये रूल के साथ मैं आज वाइंड अप करती हूँ। तो आई होप जो भी रूल्स हमने पढ़ा है एक और बार रिवाइज करके मैं वाइंड अप करती हूँ। क्या पहला रूल क्या था, मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट कहानी की हीरो है, प्रेडिकेट कहानी की स्टोरी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करने से सिंगुलर बनता है, नाउन के साथ एस और ईएस ऐड करने से प्लूरल बनता है। तो वो पहला रूल था। फिर मैंने आपको ये भी कहा कि वर्ब के बाद जो आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको इग्नोर कर दो। फिर आपको ये कहा कि सब्जेक्ट के साथ ऑफ फ्रेज और इन फ्रेज वगैरह लगा तो उसको इग्नोर करके सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट करना है। फिर ये भी कहा आपको, जब हम दो नाउन्स को एंड से, दो सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट करते हैं, जनरली वो प्लूरल वर्ब लेता है, 90% केस में वो प्लूरल वर्ब ही लेता है। बट मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी बताया था, जब ये दो सब्जेक्ट जिनको हम जोड़ते हैं वो सेम पर्सन हो, सेम पर्सन है, ये बात को आप कहाँ से पता करेंगे, आप आर्टिकल को देखेंगे। आर्टिकल एक ही बार लगा है सेम पर्सन, आर्टिकल दो बार लगा है अलग पर्सन, ठीक है। और सेम थिंग को रिप्रेजेंट करते, जैसे कड़ी चावल, राजमा राइस, सेम थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो भी सिंगुलर वर्ब लेगा। फिर उसमें एक और एक्सेप्शन आपको बताया कि नो मैन एंड नो वुमन, नो गर्ल एंड नो बॉय, इनका मतलब नोबडी हो गया तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। एंड फाइनली जो लास्ट रूल क्या है, आपके सब्जेक्ट के साथ विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एक्सप्रेशन जोड़े हैं तो आप उसे सिंबल क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे और आप अपनी सब्जेक्ट के अनुसार अपने वर्ब को फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम सब्सक्रिप्शन का ये जो मेरा फर्स्ट क्लास था, ये आई एम वाइंडिंग अप हियर। इफ यू लाइक माय वीडियो, आपको अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरा रेफरल कोड है हेलेन एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।